BA BSc द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात सामान्य हिंदी भाग 4 में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैंने मीडिया लेखन या जनसंचार माध्यमों की हिंदी इस विषय की एक लंबी PDF लगभग 18-20 पेजों की आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी है, दोनों BA और BSc दोनों के। आज हम कल जो भाग रहा था शेष रहा था उसकी ओर जाएंगे। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हेलो, हाँ दे रहे हैं सर। ठीक है। देखिए, परंपरागत जनसंचार माध्यमों में हमने कल धार्मिक जनसंचार माध्यम, राजसत्ता के जनसंचार माध्यम, इन दोनों को बहुत ही विस्तार से आपके सम्मुख रखा था। किंतु आज जिस बात को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वह है लोक जनसंचार माध्यम, अर्थात जो राजनैतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता से भी ऊपर हैं। जनता का अपना जो संचार माध्यम है उसको लेकर के हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जनता से संवाद करने के लिए प्राचीन काल में एक सुव्यवस्थित तंत्र पाया जाता था और जो विकसित भी हुआ था पर्याप्त। संभवतः भारतीय समाज इस विश्व में सबसे अधिक समृद्ध तथा जागरूक दिखाई देता था उस समय। अतः ध्यान रहे कि जितने भी धार्मिक मेले थे, उत्सव थे, इन सब के माध्यम से जो जनसंचार होता था, लोगों को आपस में मेलजोल होता था, बातचीत हुआ करती थी, विचारों का आदान प्रदान होता था, भावों का आदान प्रदान होता था, वह बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन ध्यान रखिए, प्रत्येक धार्मिक उत्सव, मेले, त्योहार में उसकी भी एक विशिष्ट सीमा होती है। लेकिन जो लोक व्यवहार होता है उससे परे होता है। धर्म बहुत व्यापक है, राजनीति से भी बहुत धर्म व्यापक है, लेकिन उससे भी व्यापक ज्यादा है लोगों का आपसी संबंध। और यह उत्सव पर्वों के माध्यम से, जो केवल धार्मिक नहीं होते, वो लोकोत्सव होते हैं, उनके माध्यम से। उसके उपरांत हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किस्सा गो होते हैं। किस्सा गो मतलब कभी कुछ लोग एकत्र आ गए और उनमें से जो बड़ा होगा, अनुभव से युक्त होगा, प्रतिभाशाली होगा, वो अपने आप कहना शुरू कर देता है कुछ भी, किसी भी विषय पर चर्चा। यही चर्चा लोक जनसंचार माध्यम थी। आपस में कभी भी एकत्र आ गए, मतलब देखिए, किसी भी विषय में, किसी का वर्धापन दिन हो, कोई भी निमित्त हो, ऐसे निमित्तों के माध्यम से छोटे मोटे पर्व, छोटे मोटे कार्यक्रम, छोटे मोटे आयोजन आए दिन प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में होते रहते हैं। और इसमें जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है वो अपने अनुभव की बातें बताता है। जो सबसे छोटा होता है वह भी अपने अनुभव बता करके, पुराने अनुभवों को जोड़ करके कुछ नया करने की सोचता है। जो मध्य वर्ग होता है वो बच्चों की और बूढ़ों की बातें सुनता है और उसके अनुसार आचरण करता है। ये बहुत ही बड़ा संचार का माध्यम है। अब देखिए, इससे थोड़ा सा आगे अगर हम हट करके देखें तो पारिवारिक स्तर पर हो या ग्रामीण स्तर पर हो, मोहल्ले के स्तर पर हो, कुछ आयोजन हमेशा किए जाते हैं। और इन आयोजनों में रामलीला जैसा महोत्सव होता है, या होली जैसा महोत्सव होता है, रक्षाबंधन जैसा पर्व होता है, विजयादशमी जैसा पर्व होता है।
इसके साथ ही पोंगल जैसा होता है, पोड़ा जैसा होता है। यानी जहाँ नवान्न, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत देश यह कृषि प्रधान व्यवस्था का देश प्राचीन काल से रहा है, तो इसमें बलिवर्द बैलों को या गायों को बहुत महत्व है। और जो किसान अपनी गाय बैलों के माध्यम से जो खेती करता है, उस खेती में जब नवान्न आता है तो उसके अलग अलग पर्व हैं, प्रत्येक राज्य के स्तर पर अलग हैं। महाराष्ट्र में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है, पंजाब में अलग है। पंजाब में जिसे लोहड़ी या बैसाखी कहा जाता है, महाराष्ट्र में पोड़ा जैसा सन है। तो ये देखिए, सारे पर्व जो होते हैं वो अपनी परंपरा को एक प्रकार से लोक में उपजीव्य बनाते हैं। यानी लोग या लोग जिसे हम कहते हैं या जन माध्यम कहते हैं, जन कहते हैं, ये जन आखिर हैं कौन? हम सब, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की भाषा में वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा था, जो हम भारतीय लोग हैं। इन भारतीय लोगों को अलग अलग शौक हैं। शौक है मतलब, मैं कल भी कहा था कि भारतीय संस्कृति ये दुखवादी नहीं, अपितु तो आनंदवादी, लीलावादी संस्कृति है। और इस संस्कृति में अलग अलग लोकगीत हैं, लोकधर्मी नाट्य हैं, लोकधर्मी कलाएं हैं। इसमें दोनों प्रकार की कलाएं हैं। मतलब जिस प्रकार से हम कहते हैं कि ललित कलाएं हों या उपयोजित कलाएं हैं, इन सभी कलाओं के माध्यम से हम अपनी संस्कृति का कहीं न कहीं प्रदर्शन करते रहते हैं। लोकगीतों में अब लोकगीत जो अत्यंत पुराने काल से चले आ रहे हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं कि मुस्लिम या यूं कहेंगे कि मिडल ईस्ट में जैसे लैला मजनू, शरीफ फरहाद वगैरह की कहानियां हैं, उसी प्रकार हमारे यहाँ राम वृक्ष तरंगा की कहानी है। हमारे यहाँ बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं, और ये सारी लोक कथाओं का एकत्रीकरण भी करने का समय समय पर प्रयास किया गया है। लोक कथाएं हो, लोक गीत हो। अब देखिए, लोक कथाएं जैसी होती हैं, जैसे ढोला मारू जैसी कथा हो, जरा राजस्थान की कथा है, या फिर महाराष्ट्र की भी कोई कथा हो सकती है, दक्षिण भारत की या हैदराबाद की भी कोई कथा हो सकती है। इन कथाओं में जहाँ जहाँ अत्यंत हृदय प्रसंग आते हैं, हृदय विदारक प्रसंग आते हैं, तो अपने आप वहाँ गीत बन जाता है, अपने आप वह लोकगीत बन जाता है। आजकल की परिभाषा में इन्हें इन सभी चीजों ने सिनेमा का स्वरूप धारण कर लिया है। वो भी एक प्रकार का लोक माध्यम है, जन माध्यम है। लोग जैसा चाहते हैं वैसे निर्देशक फिल्में बनाते हैं, उसी प्रकार के गीत रचे जाते हैं, उसी प्रकार के प्रसंग निर्मित होती है, उसी प्रकार के डायलॉग आ जाते हैं, उसी प्रकार की पटकथाएं आ जाती हैं। ये सब लोक के माध्यम से होता है। पता है आप, मनुष्य के जीवन में मास एंड क्लास, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। क्लास का मतलब होता है कि कुछ ऐसा विशिष्ट वर्ग जो अत्यंत विशेषतापूर्ण ज्ञान रखता है, लेकिन मास वे लोग होते हैं जो जन सामान्य होते हैं। जैसे जन सामान्य लोग, जैसे देखिए आज भी लोकगीत बहुत प्रचलित होते हैं। आज भी देखिए हमारी माताएं, पुराने ज़माने में मैंने तो देखा है, पता नहीं आपकी पीढ़ी को पता नहीं, कि पहले जो घर में चक्की होती थी, उस चक्की पर कुछ ओवियाँ गाई जाती थी, कुछ अलग अलग भंग गाए जाते थे। इन सब के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझने की कोशिश करनी है। तो आगे चलकर के आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है इसमें। इतना ही नहीं, ये जो सारी ललित कलाएं हैं या जो उपयोजित कलाएं हैं, उनमें केवल मनुष्य ही नहीं है उसके केंद्र में, उसमें प्राणी, पशु, इतना ही नहीं, स्थावर जंगम पंच महाभूतों तक को इन्वॉल्व किया जाता है। इसका कारण यह है कि हमारी संस्कृति केवल अपने परिवार तक, मनुष्यों तक सीमित नहीं है। तो वही कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, हाँ, कबूतर है, कौवा है, पंछी हैं, मोर है, शेर है, बाघ है, नाग है, सांप है, कछुआ है, पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, अग्नि, आकाश, सब है, जो हमारी संस्कृति हमें एक दूसरे से जोड़ करके रखते हैं, प्रकृति के साथ जोड़ करके रखते हैं, सृष्टि के साथ जोड़ के रखते हैं। व्यक्ति से, हाँ, व्यक्ति से बड़ी होती है, व्यष्टि से बड़ी होती है सृष्टि।
सृष्टि से बड़ी परमेष्टि, परमात्मा का भी इसमें उल्लेख होता है। तो देखिए कि व्यष्टि, समष्टि मतलब समाज, उसके उपरांत सृष्टि, ये सब कुछ जो परमात्मा ने उत्पन्न किया, और परमात्मा स्वयं परमेष्टि, ये सब आपस में कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आजकल की वैज्ञानिक भाषा में अगर कहें कि हम एक बायोस्फीयर में हैं, जिसमें अबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स कहीं न कहीं हमारे जीवन पर थोड़ा बहुत परिणाम करते हैं। अब देखिए कि इनमें से जो परंपरागत संचार माध्यम हैं, जिनका उल्लेख हमने किया था कि किस्सा गोई है, उसके उपरांत उत्सव पर्व हैं, लोकगीत हैं, लोक नाट्य हैं, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, उपयोजित कलाएं हैं। तो इन सब को हम एक धीरे धीरे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इनमें से पहले कहते हैं लोकगीत। लोकगीत जन सामान्य के भावों, विचारों, आचारों एवं संस्कारों के सहज एवं प्रभावी संवाहक होते हैं। भारतीय समाज की विविधता लोकगीतों के द्वारा प्रकट होती है। भारत के हर प्रांत में बसे विविध भाषी लोग हैं, जो समाज है, विविध भाषा भाषी समाज है, वो प्रायः प्रत्येक संस्कार, प्रत्येक विधि, प्रत्येक तीज त्योहार और प्रत्येक कर्म के उनके अपने अपने लोकगीत हैं। जैसे देखिए कि विवाह के अलग गीत हैं, जनेऊ के अलग गीत हैं, बच्चा जन्मने पर उसके अलग गीत हैं, मृत्यु पर भी अलग गीत हैं। जितने भी त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं उसमें गीत हैं, और प्रत्येक प्रांत में अलग है, प्रत्येक, यूं कहें कि प्रत्येक जाति के अलग हैं। तो ये सारी जातियां, सारे जो प्रांत हैं, समाज हैं, इनके सारे गीतों को अगर अध्ययन किया जाए तो पता चलता है आपको कि इसमें व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के साथ साथ समाज की भी अभिव्यक्ति है। यानी किसी व्यक्ति को दुख हुआ तो वो गीतों के माध्यम से प्रकट करता है। उसी प्रकार से समाज का जो एक समाज मन होता है, उसका भी दुख प्रकट करने का बहुत बड़ा माध्यम यह लोकगीत हमें प्राप्त होते हैं। यद्यपि हमारे देश में प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक ट्राइब में, प्रत्येक यूं कहेंगे कि समुदाय में लोकगीतों का प्रचलन है, लेकिन उसमें भी उत्तर भारत और बिहार में इसका प्रचलन बहुत बड़ी मात्रा में है। ये गीत तीज त्योहार, फसलों की कटाई, रोहित बार बार बाहर मत जाइएगा, और जो आपके सामने जो 4 वृत्ताकार हैं उसमें से लाल वृत्त को स्पर्श मत कीजिएगा, आप मीटिंग से बाहर चले जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो सारे लोकगीत हैं वो तीज त्योहार, फसलों की कटनी पर, बुआई पर, बच्चे के जन्म, विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, इन अवसरों पर विशेष रूप से गाए जाते हैं। भारतीय ग्रामीण जनता इन गीतों को बड़े चाव से गाती तो है, सुनती भी है, और मेरे विचार में इस पर अनुसंधान भी बहुत होना चाहिए। बहुत कम अनुसंधान हुआ है, और इसमें हमारे जो लोकप्रिय देवता हैं राम और कृष्ण का, शिव का बहुत 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 ज्यादा उल्लेख होता है। छोटा बच्चा जब रेंगने लगता है तो श्री कृष्ण की याद आती है, बार बार श्री कृष्ण को लेकर के वहां चर्चा की जाती है। एक तरह से ग्रामीण जन संचार के लिए लोकगीत अत्यंत सहज और प्रभावी माध्यम था, और आज भी है। आज भी ग्रामों में, छोटे छोटे कस्बों में आज भी इस प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं, सुने जाते हैं, जिन पर चर्चा की जाती है, अनुसंधान किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे प्रांत, जैसे 26 जनवरी को हमारे दिल्ली में जो परेड होती है, प्रजासत्ताक दिन की परेड होती है, तो उसमें जो अलग अलग झांकियां दिखाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं लोकगीतों से प्रेरित होती हैं। कहीं ना कहीं वह उस प्रांत की, उस जनजाति की, उस जाति की प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ रथ निकाले जाते हैं, जिनके माध्यम से भारतीय संस्कृति की जो संपूर्णता है, विविधता और संपूर्णता, विविधता में एकता और फिर एकता में संपूर्णता, इस प्रकार का वर्णन वहाँ हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, लोक गीतों के बाद दूसरी चीज आती है लोक कथा। लोक कथाएं भारत में अत्यंत लोकप्रिय हैं, और देखिए जो लोकप्रिय होता है वो लोक का बन जाता है।
मैंने भारत में लोक कथा अत्यंत प्राचीन काल में मौखिक रूप से और उसके बाद में लिखित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोक कथाएं आ रही हैं। पता नहीं कितने हजारों वर्ष लाखों वर्ष हुए होंगे, और ये धीरे 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 ये सारी लोक कथाएं, ये सारी की सारी लोक कथाएं मौखिक माध्यम से, कभी कभी लिखित माध्यम से भी निरंतर प्रवाहित होती जा रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की, और दूसरी पीढ़ी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, इस प्रकार से। और देखिए, इन लोक कथाओं में एक संदेश होता है, लेकिन वो संदेश होता है मनोरंजक ढंग से। मनोरंजक ढंग से इसलिए होता है ताकि उसमें कहीं भी बोरियत न आ जाए, कहीं भी अन्य मनस्कता न आ जाए, कहीं भी उपदेश परकता न लगे। ध्यान रखिए, अगर आप पूरा रामायण पढ़ लेते हैं, पूरा महाभारत पढ़ते हैं, तो एक दो उपदेश आपको मिल जाते हैं। राम जैसा आचरण करो, रावण जैसा नहीं, या युधिष्ठिर जैसा आचरण करो, श्री कृष्ण जैसा आचरण करो, दुर्योधन जैसा नहीं। अब ये केवल दो उपदेश की पंक्तियां, ये दो उपदेश की पंक्तियां अगर आपने हर रोज आपको किसी न किसी ने सुनाई, तो कहीं ना कहीं आप अन्यमनस्क हो जाएंगे। वही कथा के माध्यम से अगर कोई चीज आती है, तो उसका तात्पर्य ग्रहण करने की हमारी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, अधिक अच्छी प्रवीण हो जाती है, अधिक महारत हासिल कर लेती है। क्योंकि मनुष्य को उपदेश नहीं चाहिए, मनुष्य को कहानी के माध्यम से उपदेश चाहिए। वही चीज यहां महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, ये सारी जो कहानियां हैं, अगर हम लोक कथाओं को के लिखित रूप को अगर देखें, तो संस्कृत में देखिए दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक पंचतंत्र और दूसरा हितोपदेश। पंचतंत्र और हितोपदेश, इसके साथ ही वेताल पंचविशी है, जिसको हम वेताल पंचविशी कहते हैं। पंचविंशति है, बृहत कथा है, बृहत कथा सार है, कथार्णव है, शुक सप्तति है, तोता मैना की कहानी जिसको हम कहते हैं, पुरुष परीक्षा जैसे ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों में से जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं, इन कहानियों के माध्यम से कुछ न कुछ तात्पर्य दिया जाता है। इसमें पंचतंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हितोपदेश और पंचतंत्र। बाकी वेताल पंचविशी है, या फिर सिंहासन द्वादशी द्वात्रयोदशी है, मतलब सिंहासन बत्तीसी जैसा ग्रंथ है, बृहत कथा गुणाढ़ का है, बृहत कथा सार सोमदेव का है। तो इन सभी कहानियों में, और मैं आगे चलकर थोड़ा सा कठोर विधान करना चाहूंगा इस प्रकार से, दुनिया में जितनी भी कहानियां हैं, चाहे वो अलिफ लैला की कहानी हो, चाहे हातिम ताई की कहानी हो, चाहे वो कुबड़ाई है ना, क्या उसका नाम, ईसाप नीति की कहानियां हो, नीति शतक की कहानियां हो, इन सभी कहानियों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारा एक लोकमन अत्यंत प्रभावित होता है। और ये प्रभावित होने वाला जो हमारा जन लोक हृदय जो है, वही हमारे संस्कारों की निर्मिति का मूल स्थान होता है। अब देखिए, वेताल पंचविशी जैसी एक कहानी है, जिसमें विक्रम नाम का एक राजा है, और किसी कारण वह एक धार्मिक अनुष्ठान करता है, और जो अनुष्ठान कराने वाला उसका मंत्री है, उसकी मृत्यु उसमें हो जाती है, जिसका नाम है वेताल भट्ट। और वह एक मृत व्यक्ति के रूप में, या यूं कहेंगे कि एक पिशाच के रूप में जंगल में होता है। उसे लाने का काम विक्रम को करना पड़ता है। विक्रम उसे ला करके कंधे पर डालता है, और चलते चलते तब तक वह पिशाच उसे कहानी सुनाता है, और उस कहानी का तात्पर्य बताते ही वो फिर से छूट जाता है। क्योंकि वो अंत में कहता है, इस कहानी का तात्पर्य या मेरे प्रश्न का उत्तर अगर तुम दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से है। या फिर सिंहासन बत्तीसी जैसी कहानी हो। सिंहासन बत्तीसी वही विक्रमादित्य जो सबसे बड़ा हमारा आदर्श था। उस विक्रमादित्य ने अनेक अच्छे अच्छे न्याय के प्रकरणों में नतीजे दिए थे। उसका सिंहासन एक बार भोजराज को मिल जाता है उत्खनन में, और वह उस पर बैठने का प्रयास करता है। तो उस सिंहासन से जुड़ी हुई जो 32 परियां होती हैं, वो एक एक कहानी उसे सुनाती हैं कि विक्रमादित्य का इस प्रकार का न्याय था, तुम इस प्रकार का अगर न्याय कर सकता हो, इतनी तुझमें हिम्मत हो, तो ही इस सिंहासन पर बैठ। तो इस प्रकार की कहानियां हैं। पंचतंत्र में भी देखिए, और पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियों की विशेषता इन कहानियों की है, इसमें केवल मनुष्य पात्र नहीं है, इसमें प्राणी पात्र भी है। कहीं बंदर है, कहीं नाग है, कहीं मुंगूस है, नेवला, कहीं हाथी है, कहीं घोड़ा है, कहीं स्वयं जंगल है, कहीं वृक्ष हैं,
कहीं अब सिंहासन बत्तीसी में तो पुतलिकाएँ हैं, बाहुलिया जिसे मराठी में कहते हैं, वेताल में तो भूत भी है। तो इस प्रकार से, और तोता मैना शुक्ल सप्तती में तोता मैना की कहानी में तो बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये सारी कहानियों के माध्यम से, तो ये केवल एक भाग हुआ उसका, लेकिन इन कहानियों में मतलब जो कहानियां लिखी गई हैं, लिखित रूप में मिलती है उनका उल्लेख है, लेकिन जो हजारों कहानियां आज भी हमारे लोकमानस में, जनमानस में पड़ी हुई है, उनका संकलन अभी तक ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। अगर उनका संकलन किया जाए तो और भी हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से जीवन जीने के तरीकों के उपदेश हमें यहाँ दिए हुए हैं। इनको भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए कि इनसे क्या मिलता है हमें, इन ग्रंथों को पढ़ने से या इन लोक कथाओं को सुनने से, पढ़ने से हमें क्या मिलता है? तो मिलता है जीवन के आचार विचार विषयक मूल्य हमें मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं। और इन जीवन विषयक मूल्यों और संस्कारों के प्रभावी जनसंचार में इन लोक कथाओं का बहुत महत्व होता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कितना भी अपने आप को मॉडर्नाइज करा लें, कितना भी आधुनिक बना दें, लेकिन आपका हृदय जो है प्राचीन काल से इन आए हुए ऐसे अद्यतन और प्राक्तन संस्कारों से ही परिपूर्ण होता है। इसलिए कभी भी अपने आप को बहुत उच्च शिक्षित मान करके चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा ज्ञान जहाँ से हमें प्राप्त होता है वो लोक है, वो जन है, वो सामान्य जन है, वो जनता है। और इसी जनता को मद्देनजर रखते हुए सारे महान लोगों ने उसकी सेवा करने का ठान लिया है। अब देखिए, ये हुआ लोक कथा, लोकगीत और लोक कथाओं की बात। लेकिन इसके बाद आती हैं बातें लोक गाथा की। देखिए, जिसमें लोक तत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, गेयता और कथा तत्व। मतलब जैसे लोकगीत, लोक तत्व, लोक कथा, इन सब के मिश्रित रूप में हम देखते हैं कि इसमें लोक गाथाएं होती हैं। और इन लोक गाथाओं से ये सारी केवल एक भारत जैसा देश नहीं है, संपूर्ण विश्व के प्रत्येक देश में, प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक समुदाय में इस प्रकार की लोक गाथाएं प्रचलित होती हैं। लोक गाथाओं के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वर्णमाला और साहित्य से भी पहले, जब पहली बार वर्णमाला क ख ग घ लिखना आया, अ आ इ ई लिखना आया, उससे भी पहले, और साहित्य बनने से पहले भी, सबसे पहला साहित्य हमारे सामने आता है रामायण के रूप में, पहले काव्य के रूप में, आदि काव्य कहा जाता है, आदि गाथा कहा जाता है। उससे पहले भी लोक गाथाएं थी। यह आदिम युग की उत्पत्ति है। मतलब जहां मनुष्य, विज्ञान की भाषा में कह दिया जाए तो उत्क्रांति या विकासवादी सिद्धांत से बंदर से मनुष्य बन रहा था, तब से लोक गाथाएं हैं। और इन गाथाओं में खास करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये गाथाएं प्रेम कथात्मक है, वीर कथात्मक है और रोमांचकारी कथाएं हैं, जिसमें अद्भुत वर्णन होता है। जैसे अगर भारत के बाहर देखा जाए तो लैला मजनू है, सोनी महवाल है, श्री फरहाद है, हीर रांझा है, और भारत में ढोला मारू है, विजय मल्ल है, आल्हा उधल, आल्हा सोरठी की कहानियां हैं। इतना ही नहीं, राम वृक्ष सारंगा की कहानियां हैं, तो ये सदा वृक्ष सारंगा की कहानियां हैं। ये सारी गाथाएं एक प्रकार से सांस्कृतिक संचार का बहुत बड़ा माध्यम होती है, बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होती है। और ये इन्हीं के माध्यम से हम हमारी संस्कृति विश्व में एक मेवा द्वितीय है ये कह करके गर्व भी कर सकते हैं। अब देखिए कि इनके साथ कुछ कलाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिनको हम लोक कला कहते हैं। देखिए, कलाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक होती हैं ललित कलाएं, जिनके अंतर्गत वास्तुकला, उसके उपरांत चित्रकला, उसके उपरांत संगीत कला, उसके उपरांत साहित्य कला इत्यादि कलाएं आते हैं। कौन कौन सी? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और साहित्य कला। ये 5 प्रकार की कलाएं हैं। ये ललित कलाएं हैं। और जो उपयोजित कलाएं होती हैं, जिन उपयोजित कलाओं में हम देखते हैं कि माली की कला है, मतलब फूल गूंथने की उसकी कला है, बढ़ई की कला है, लोहार की कला है, चमार की कला है, स्वर्णकार की कला है, नाई की कला है। ये उपयोजित कलाएं। इनके अलावा भी तीसरा प्रकार होता है लोक कलाएं, जिसमें बहुरूपी होते हैं,
जिसमें रामलीला जैसे पाठ खेले जाते हैं, जिसमें नाट्यात्मकता होती है, जिसमें मोरपिंगड़ा होता है, या फिर कर्नाटक की यक्षगान होती है, कला होती है, तमिलनाडु की कुडियट्टम होती है, कुचिपुड़ी होती है कलाएं, या फिर अगर देखा जाए तो न, अ, कोकण में एक दशावतार नाम की एक कला है, खम्मा खड़ी नाम की कला है, खड़ी गम्मत जैसी कला है। ये सारी जो लोक कलाएं हैं, इन लोक कलाओं में विशेष करके देखिए लोकगीत और लोक गाथा का एक श्रव्य माध्यम ये होता है, लोक कलाएं। और ये लोक कलाएं, लोक नाट्य जो है वह दृक श्राव्य माध्यम होता है। मतलब लोकगीत लोक कथा एक प्रकार से श्रव्य माध्यम होता है, लेकिन लोक कला लोक नाट्य जो होते हैं ये दृक श्राव्य माध्यम होता है। मतलब एक रेडियो है, एक टेलीविजन, इतना मान कर